हेल्थ गुरु में एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आज खास चर्चा कर रहे हैं हम स्ट्रोक पर। डॉक्टर हैं हमारे साथ मेडिसिटी से डॉक्टर अरुण गर्ग। डॉक्टर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने टाइप्स बताया था, लेकिन लकवा से कैसे अलग है स्ट्रोक, इस पर आपसे अभी जानकारी लेनी बाकी है। एक कॉलर है, उन्हें पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुनेश है निहालगढ़ से। मुनेश, अपना सवाल पूछिए। मुनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, अच्छा। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा आदमी के आधा हिस्से में मतलब ये अधरंग का है, बाएं अंग में, और हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है उनका। हाथ पैर बिल्कुल भी, बस डंडे के सारे पैर से तो चल लेते हैं, लेकिन हाथ बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मेरे को 2 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या करूँ। यदि एक बार किसी को लकवा हो गया और उसको समय पर उचित इलाज नहीं मिला तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर है। जैसा मैंने आपको बताया, 70-80 लाख लोग आज भी हिंदुस्तान में अपंगता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। अब 2 साल हो गए हैं, उसमें कितनी रिकवरी हो सकती है तो हमारे को देखने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जितना समय निकलता जाता है उतनी ही ब्रेन की रीजनरेशन की क्षमता कम होती जाती है। हमारे पास कभी कभी कुछ मरीज आते हैं जिनको कि स्ट्रोक हुआ 1 या 2 दिन पुराना, तो उनको हम समय पर फिजियोथेरेपी चालू करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू करते हैं, कुछ मसाजेस चालू करते हैं। हमारा एक मल्टी फैसेटेड प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन वाला, जिसमें कि इस तरह के मरीजों को हम अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। पेशेंट हमारे काफ़ी ख़राब कंडीशन में आने के बाद भी वापस चलने लग जाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद वाले मरीज को मैं कुछ आराम दे पाऊँगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उसको देखना जरूर चाहूँगा कि कुछ भी पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली उसमें करेंगे। चरखी दादरी से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। जीवी शर्मा हैं, पूछिए अपना सवाल। शर्मा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पिछले 20-25 साल पहले ऊंचे तकिए लगा के लेटता था। हाँ, पहुंच रही है मैडम। मैं पिछले 20-25 साल पहले ऊंचे तकिए शर्मा जी माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन कृपया आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले थोड़ा कम कर ले ताकि बेहतर आपको सुन पाए और समाधान बता पाए। वॉल्यूम है ना, खबरें अभी तक पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं 25 साल पहले ऊंचे तकिए लगा कर लेटता था, तो मुझे मेरे हाथ सूने होने लगे। 12-13 साल पहले मेरा एक हाथ जो है रात को 2 बजे सो रहा था, बिल्कुल सुना हो गया पत्थर की तरह से। 10 मिनट रगड़ने के बाद वो नॉर्मल हो गया। 6 महीने का गैप दे करके दूसरा हाथ भी वैसी पोजीशन, वैसा अटैक करा रात को सोए हुए को। 10-15 मिनट के मालिश करने के बाद फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं अब जो है, कई बार मेरे हाथ पर सुने हो जाते हैं, कभी कभी पैर हो जाता है, कभी हाथ सुना हो जाता है सुनते हुए को। तो अब 3-4 साल से मैं तकिया बिल्कुल नहीं लगाता। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल कर रहा हूँ, मुझे सुननापन महसूस नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भी ये एक वार्निंग अटैक था, इस तरह की बातें बताई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पिछले 12-13 साल पहले मुझे अटैक पड़ा, क्या वो वार्निंग अटैक था या कभी मेरे को आगे कोई दिक्कत बढ़ जाए, तो मैं इसलिए राय जानना चाहता हूँ। नहीं, जिस तरह के आप सिम्टम बता रहे हो कि जो हाथ सो जाते हैं, कभी कोई लेफ्ट सो जाता है, कभी कोई राइट सो जाता है, और मोस्टली जब आप सो रहे होते हैं तभी ऐसा नमनेस होती है, और जो कि मालिश करने से ठीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके तकलीफ है, जो कि आप कहते हैं तकिए लगाने के साथ होती है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण से ऐसा हो सकता है, या कभी कभी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण से भी ऐसा हो सकता है। कभी जब आप सो रहे हैं तो आपके हाथ की नस दब जाए तो भी इस तरह के सोनापन जो होता है वो कि 5-7 मिनट में ठीक हो जाता है। लेकिन जो वार्निंग अटैक्स होते हैं उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वार्निंग अटैक का जो प्रेजेंटेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वार्निंग अटैक आपको एक तो नींद में नहीं होगा, डे टाइम में मालूम पड़ेगा। नींद के अंदर तो यूजुअली होता है, लकवा होता है तो आप जब उठोगे तो लकवा ही है। नींद के अंदर वार्निंग अटैक के कारण से आप उठ जाओ, ऐसा हमने नहीं देखा अभी तक। दूसरा, जो वार्निंग अटैक होते हैं उसमें रेस्क्यू सिम्टम्स क्लासिकल होते हैं कि एक हाथ का सूनापन होना या हाथ का लटक जाना, पूरी पावर उसमें यूजुअली नहीं जाती है, और वो ठीक भी हो जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर। तो जो रात को नींदों में सोता है हाथ पैर, और जो दिन के अंदर उसके सूनापन होता है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। मेरे को नहीं लगता कि आपके वार्निंग अटैक्स थे। फिर भी एक बार आप यदि दिखा सकते हैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट को तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। शशांक जुड़े हैं हमारे साथ गुड़गांव से। शशांक, आप भी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी,
मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और मेरे सर में काफी जोर से दर्द होता है। मैं डॉक्टर के पास दिखाने भी गया और वो कह रहे हैं कि अभी इसका कॉज पता नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? एडियोपैथिक बोल नहीं पता क्या बोलते हैं उसे। शशांक आपसे गुजारिश है आप थोड़ा तेज बोलिए ताकि हम आपको सुन पाए। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। और मैं 3-4 बार डॉक्टर के पास भी गया हूँ। वहाँ पे उनको मैंने दिखाया, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द होता है। तो अभी उन्होंने बोला कि कॉज पता नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी हैं, मैं काफ़ी सारी दवाइयाँ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सर दर्द में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, अभी तक वैसे का वैसे ही है। नहीं, जो आपके सर में दर्द है ना, एक तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि ये सर का दर्द आपका स्ट्रोक नहीं है। तो आपका क्वेश्चन अभी आज के प्रोग्राम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हेडेक आपका इंटरमिटेंट हो रहा है उसके हमारे को करेक्टर्स देखने पड़ते हैं, डिटेल में आपसे डिस्कस करना पड़ता है कि कहीं पे उसमें कोई माइग्रेन के फीचर्स तो नहीं है। माइग्रेन के फीचर्स का मतलब है कि यदि आपके शरीर के एक हिस्से, सिर के एक हिस्से में सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ सर दर्द होता है जो कि 5-7 घंटे मिनिमम चलता है, तो उसके साथ आपको उल्टी की इच्छा होती है, उल्टी होती है, या आपको तेज़ रोशनी और आवाज़ों से चिढ़ होती है, तो इस तरह के जो दर्द होते हैं उनको माइग्रेन अटैक बोलते हैं। यदि मान लीजिए आपको कंटिन्यूस डल एक चलता रहता है तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस के कारण से हो। तो आपके हिस्ट्री को सुनने के बाद डिटेल में कि आपके हेडेक के करेक्टर क्या हैं, उसके बेसिस पे हमारा डायग्नोसिस बनता है। तो बेहतर रहेगा कि आप किसी भी एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। न्यूरोलॉजिस्ट आपके हेडेक के कारण को मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने के बाद ही बता देंगे कि इस कारण से जरूरत होती है, तो फर्दर वो MRI वगैरह करा लेते हैं उसका। गुड़गांव से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर बबीता हैं। बबीता, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैंने ये पूछना है कि मेरे हाथ पैरों के हाँ जी क्या है? हेलो बबीता, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि जैसे मेरे हाथ पैरों की नसें होती है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, सुनापन भी आ जाता है। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स के अंदर जो हाथ पैरों की नसें सूनी होती हैं या दर्द होता है, उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो हमने देखा है वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसा मैंने बताया कि ये हाथ के रिस्ट के पास से एक नस जाती है जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व, जो कि 3.5 उंगलियों को सेंसेशंस कंट्रोल करती है जी। यदि यहाँ पे उसकी ऊपर की झिल्ली सूज जाए और उस नस को दबा दे तो उसके कारण से 3.5 उंगलियों में सूनापन होता है, कभी कभी सूजन की फीलिंग होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रात के समय होती है, सुबह उठने पे होती है। ये इसका छोटा सा एक सर्जरी होती है, 2 मिनट का एक चीरा लगाते हैं जिसमें उसको लिगामेंट को काट देते हैं और नस रिलीज हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो एक बार ला के दिखाइए। चलिए, अब आप डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक और लकवा के बीच अंतर क्या है? ओके, तो स्ट्रोक, जैसा हमने बताया कि स्ट्रोक इज सडन ऑनसेट कंप्रोमाइज टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, यानी कि खून की नस अचानक खून देना बंद कर दे ब्रेन को, और उस जिस हिस्से को डैमेज हुआ उससे जो सिम्टम हुए उसको बोलते हैं स्ट्रोक। अब वो सिम्टम हमने बताया कि रेस्क्यू हो सकते हैं। रेस्क्यू यानी कि रिड्यूस पावर, आई प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, 6 तरह के सिम्टम हमने डिस्कस किए। तो खाली लकवा जो है वो तो रिड्यूस पावर है, तो लकवा स्ट्रोक का एक सिम्टम है। यदि किसी को लकवे के अलावा और दूसरे सिम्टम है तो वो भी स्ट्रोक हो सकता है। एट द सेम टाइम लकवा का स्ट्रोक एक कारण है जी। लकवा और दूसरे कारणों से भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज लकवे का है स्ट्रोक, जिसमें कि खून की सप्लाई रुक जाए ब्रेन के किसी हिस्से को। लेकिन दूसरे कारण होते हैं कि जैसे कभी किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, कभी किसी के ब्रेन में इन्फेक्शन है, कभी कोई टीबी की गांठ है, कभी किसी को चोट लग गई तो उसके कारण से भी लकवा हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं लकवे के। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो स्पास्टिक चाइल्ड होते हैं, उनको भी कहते हैं कि लकवा है, या कभी डिलीवरी के दौरान ब्रेन को इंजरी हो गई तो भी पेशेंट के हाथ पैरों में लकवा होता है, या कभी कोई नस कट गई तो भी लकवा हो जाता है। तो लकवे के तो बहुत सारे कारण हैं। चलिए, क्या हमारे रहन सहन का भी इस पर फर्क पड़ता है? उसकी वजह से भी, लाइफस्टाइल की वजह से भी स्ट्रोक होता है क्या? ये जानेंगे आपसे। एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। डॉक्टर पानीपत से परवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेश, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। परवेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? परवेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ जी मैडम। अपना सवाल पूछिए आप। हेलो परवेश, हेलो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। इनके साथ लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। तो मेरा वही सवाल अभी भी कि क्या रहन सहन जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी एक वजह है क्या?
स्ट्रोक के? देखिए, एक समय था जब हिंदुस्तान के अंदर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर यानी कि किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी जुकाम हो गया, किसी को लूज मोशंस हो गए, और उसके कारण से इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के कारण से मौत होने की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। लाइफ, दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दूसरा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। धीरे 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 ट्रेंड चेंज होने लगा, और पिछले 2 डिकेड में हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं? जिसमें कि आपकी रूटीन डे टू डे लाइफ में जो आप करते हैं कि आप कैसे सो रहे हैं, कब सो रहे हैं, कितने घंटे सो रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना रेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, आपके लाइफ में कितना स्ट्रेस है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, इनसे रिलेटेड, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। और उसमें सेरिब्रोवैस्कुलर यानी कि ब्रेन के खून की नसों में दिक्कत आना, और कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की खून की नसों में दिक्कत आना, ये 2 मोस्ट कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। और तीसरा कैंसर। तो ये 3 जो हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेजर किलर हैं आज के टाइम में। वर्ल्ड के अंदर तो थे ही, हिंदुस्तान में भी आज ये 3 बड़े किलर के रूप में उभर के आए हैं। चलिए, लाइफस्टाइल पर बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पर ये सवाल भी बनता है डॉक्टर कि अगर कोई मरीज जिसको स्ट्रोक हुआ है, उसका इलाज हो गया, वो पूरी तरह ठीक हो गया, पहले की तरह अपनी ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है जो पहले जी रहा था? देखिए, यदि समय से आप पहुंचते हैं अस्पताल में, आपको समय से इलाज मिल जाता है, और यदि आपके ब्रेन का मेजर हिस्सा डैमेज होने से बच जाता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ नॉर्मल है। बहुत सारे पेशेंट हमने ठीक किए जो कि 1 घंटे के अंदर आ गए, उनका क्लॉट को हमने गला दिया, पेशेंट का कोई हिस्सा मेजर डैमेज नहीं हुआ ब्रेन का, और नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन उनको हम ये समझाते हैं कि दोबारा अटैक नहीं हो, उसके लिए डेफिनेटली यू शुड इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। चलिए, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि लकवा और स्ट्रोक में, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपने सिम्टम्स बताए रेस्क्यू करके, तो उसका जो पहला है आर, वो एक सिम्टम है लकवा जो है स्ट्रोक का। लकवा पर एक छोटा सा रिपोर्ट हमारा है, वो दर्शकों को हम दिखाते हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लकवा या अधरंग आपके शरीर के किसी हिस्से की मांसपेशियों के सही से काम न कर पाने की वजह से होता है। जब आपके मस्तिष्क द्वारा भेजे संदेश आपकी मांसपेशियों तक ठीक से नहीं पहुंचते, तो ऐसे में आपके शरीर में अधरंग हो सकता है। लकवा पूर्ण या आंशिक होता है, यह शरीर के एक या दोनों किनारों पर हो सकता है। लकवा पक्षाघात के प्रकार। लकवा ब्रेन अटैक या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से होता है, और इसके कई प्रकार हैं। फेशियल पैरालिसिस। सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होने को फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, जिससे सिर, नाक, होठ, ठोड़ी, माथा या आंखों पर असर पड़ता है। इसमें व्यक्ति अपने चेहरे के एक तरफ या फिर पूरे चेहरे की मांसपेशियों को हिलाने में सक्षम नहीं रहता। एकांघात यानी कि शरीर के किसी हिस्से में लकवा होना। इस रोग में दिमाग के बाहरी हिस्से में तनाव होने के साथ एक हाथ या पैर कड़ा हो सकता है और उसमें लकवा हो सकता है। यह तनाव रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। इस रोग को मोनोप्लेजिया भी कहते हैं। सर्वांगघात। इस रोग में लकवे का असर शरीर के दोनों भागों पर यानी दोनों हाथ व पैरों, चेहरे और पूरे शरीर पर होता है, इसलिए इसे सर्वांगघात कहते हैं। अधरांगघात। इसमें कमर से नीचे का भाग यानी दोनों पैर लकवाग्रस्त हो सकते हैं। ये आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में चोट या स्पाइनल कैनाल में जन्म से होती है। इसमें कुछ मरीज ही चल पाते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज व्हील चेयर से ही चलते हैं। चतुर्घात। इसमें शरीर के सारे अंग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इससे शरीर में सनसनी और नियंत्रण दोनों खो जाते हैं। ये ज्यादातर किसी बड़ी बीमारी या फिर चोट के कारण होता है। बाल पक्षाघात। बच्चे को होने वाला पक्षाघात एक तीव्र संक्रामक रोग है। सेरेब्रल पॉल्सी बचपन से ही सबसे आम बीमारियों में से एक है। ये बीमारी बच्चों को आमतौर पर जन्म के दौरान या पहले या एक बच्चे के जीवन के पहले 3 से 5 साल के दौरान होती है। बचाव और उपचार। लकवे की अनेक अवस्थाओं और कारणों पर विचार करने से पता चलता है कि कुछ लकवे के रोगी अच्छे उपचार से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और कुछ मरीज ठीक नहीं हो पाते। उन मरीजों के अंगों के लिए कुछ तकनीकों का निर्माण हुआ है, जिससे वो मरीज अपना कुछ काम इनकी सहायता से कर पाते हैं। तो आपने देखी लकवा पर हमारी ये विशेष और खास रिपोर्ट। हमारे कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं डॉक्टर हमारे साथ। करनाल से इस वक्त धीरज जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर हमारे साथ। धीरज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर साहब मेरी जो राइट हैंड की बाजू है जी, उसकी कोहनी के नीचे भारीपन रहता है और लगभग 3 महीने से है। और मैं एक अर्जुन की छाल होती है आयुर्वेद में, वो लेता हूँ रात को 2 चुटकी, उससे मुझे काफी आराम है। और कोई इसका सटीक इलाज जिससे मैं परमानेंट ठीक हो जाऊं? नहीं देखिए, अर्जुन की छाल के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं मालूम, बिकॉज मैं एम एलोपैथिक डॉक्टर। और जहाँ तक आपके हाथ में भारीपन रहता है तो ये तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो गया, तो बिना एग्जामिनेशन के तो बताना मुश्किल है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कोई मेजर इशू होना चाहिए। या हो सकता है कि कभी कभी जो सर्वाइकल स्पाइन होता है उसके अंदर यदि आपकी नस दबी हो तो उसके कारण से हाथ में भारीपन हो, लेकिन डेफिनेटली ये स्ट्रोक तो नहीं है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। यमुनानगर से हैं सीमा, आप अपना सवाल पूछिए सीमा। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सीमा आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी मैम, ऐसे है कि मेरी राइट बाजू है, जैसे राइट अंगूठे पे कभी कभी वाइब्रेशन होती है और वही जैसे मैं जी पूछिए। हाँ जी ऐसे है जैसे बाजू मेरी ना सुन्न हो जाती है पूरी, अंगूठे में वाइब्रेशन सी होनी शुरू हो जाती है और सेम ऐसे ही राइट पैर में भी होता है। और जैसे कूनी जैसे रख के मैं कुर्सी पे बैठती हूँ तो राइट साइड पूरी मतलब ऐसे लगती है जैसे ना वाइब्रेशन सी होती है। सेम ऐसे फेस पे भी होता है, लिप्स के साइड पे या आंखों के नीचे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे अब ट्रीट कराऊँ अपना। नहीं देखिए, कभी कभी जो आप वाइब्रेशन बता रहे हो, वाइब्रेशन तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टर्म हो गई, लेकिन यदि मान लो आपके शरीर के एक हिस्से में ऐसे झटके लगते हैं या झंझनाहट चालू होती है जो कि नीचे से चालू के ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वो हो सकता है कि वो मिर्गी का एक प्रकार हो। तो आपके सिम्टम्स को तो एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, जरूरत होगी तो ब्रेन का MRI और EEG करा के देखना पड़ेगा कि कहीं आपको मिर्गी तो नहीं है। लेकिन यदि आपको काफ़ी लंबे टाइम से ये ऑफ एंड ऑन ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कभी कुछ देर ज़्यादा चलते हैं कभी कम चलते हैं, तो संभावना ये रहती है कि या तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है या मे बी स्ट्रेस के कारण से ऐसे सिम्टम हो रहे हैं। तो एक बार दिखाना तो पड़ेगा आपको न्यूरोलॉजिस्ट को, किसी को आके। चलिए डॉक्टर, हमारे हेल्थ गुरु प्रोग्राम का ये मोटिव है कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए इन बीमारियों से निपटने के लिए। तो सबसे पहले तो कि स्ट्रोक से बचा कैसे जाए, पब्लिक में कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, क्या सजेशन देंगे आप इसे लेकर? देखो, स्ट्रोक से बचना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि ये तो मेजर किलर है और 15 लाख लोग हिंदुस्तान में हर साल मर रहे हैं। दिल्ली NCR के अंदर आप विश्वास नहीं करोगे, रोजाना करीब करीब 70 लोगों को लकवा होता है। 70 लोगों में से मुश्किल से 2 या 3 लोगों को प्रॉपर इलाज मिलता है। केवल दिल्ली NCR का? दिल्ली NCR का पूरे हिंदुस्तान का? इससे पूरे हिंदुस्तान में तो मैंने आपको बताया कि 15 लाख लोगों को एक साल के अंदर हो जाता है। दिल्ली NCR में 70 लोगों को रोजाना हो रहा है, 70 लोगों में से 2 या 3 को प्रॉपर इलाज मिल रहा है। तो आप समझिए कि 67 लोग जिंदगी भर अपंगता का जीवन शिकार होने वाले हैं। तो इससे बचना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बचना किस तरह से है कि हमने बताया कि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करो। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो लाइफस्टाइल को सुधारो। लाइफस्टाइल को कैसे सुधार सकते हो कि आपकी नींद को प्रॉपर करो। रात को 7-8 घंटे सोना है तो सोना है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप पब में गए रात को 2 बजे तक आप पब में डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और सुबह आप या तो 12 बजे तक सोते रहते हैं या जल्दी आपको जाना है तो 6 बजे उठ गए, नींद को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप खाने में कंट्रोल करिए। आप जम के फास्ट फूड खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं और मोटापा बढ़ता जा रहा है, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा शरीर में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी खून की नसें बंद होने लगेंगी। मोटापा बढ़ेगा तो रात के टाइम आप जब सोओगे तो आपके सांस के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा। जब सांस का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी होने लगा तो अगेन आपको स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है तो आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें। 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। रेगुलर सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाएं, रेगुलर वॉक करें। 6 किलोमीटर इन एन आवर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर वॉक करिए, दैट इज द प्रॉपर स्पीड। और रोजाना करिए, कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन तो करना ही चाहिए। और हेल्दी फूड लीजिए, फैट्स को कम करिए, फास्ट फूड को कट करिए। और यदि आपको डायबिटीज है तो उसका प्रॉपर इलाज लीजिए, डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर आइडियली आपका 130-80 से कम होना चाहिए। शुगर है तो आपका फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 110 एंड PP जो खाने के पहले वाला है, प्री मील्स, दैट शुड बी लेस देन 140। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से आप यदि उनको कंट्रोल करते हैं तो आपको लकवा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ, काफ़ी कुछ जानने को मिला, ना सिर्फ हमें, हमारे दर्शकों को भी, जो हमारा मोटिव है और उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।
तो इसके साथ ही आज के लिए हेल्थ गुरु में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शनिवार शाम 4 बजे फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।